वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल माय फ्रेंड्स। आई रोहित केशवानिया मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आज हम करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट का सेकंड पार्ट। इस सेकंड पार्ट के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज बेस के बारे में, और बेस के बाद फिर मैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज बताऊंगा आपको एसिड की और बेसिस की, और उसके बाद कल हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी, एसिड और बेसिस की। तो चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं आज अपना लेक्चर। तो सबसे पहले देखिएगा कि बेस, जैसे कि कल मैंने आपको एसिड के बारे में बताया था, तो आज मैं यहाँ पर चर्चा करूंगा बेसिस के बारे में। तो मैं बता दूं, ऐसे सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है, कड़वा होता है, सोपी मतलब साबुन जैसा मतलब टच आपको देखने को मिलेगा, उनको हम बेसिस कहते हैं। और ज्यादातर जो बेसिस होते हैं वो कोरोसिव नेचर के होते हैं। तो इसलिए बेसिस को डिफाइन कैसे किया गया है, अरेनियस के द्वारा। अरेनियस द्वारा जब इसको डिफाइन किया गया तो ये बताया गया कि ऐसे सब्सटेंस जो हाइड्रोक्साइड आयन या फिर हाइड्रोक्सिल आयन क्या करते हैं, गिव करते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन, तो उनको हम क्या कहते हैं, हम उनको बेस कहते हैं। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जब हमने इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन क्या हुए, यहाँ पर प्रोड्यूस हुए। तो अरेनियस के अनुसार यही तो था कि जब भी हम किसी भी सब्सटेंस को क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं और वहां से आपको हाइड्रोक्साइड आयन क्या हो मिल जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। पोटासियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें कि तो के पॉजिटिव और OH नेगेटिव है ना, तो पोटासियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। जिंक ऑक्साइड क्या है, बेस। कॉपर ऑक्साइड बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ये बेस है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड Al ये भी क्या है, तो आप कहेंगे बेस है। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि जितने भी जो बेसिस हैं, ये जो जो आपको यहाँ पर लिख के दिया हुआ है और इनके जो फॉर्मूले आपको दिए गए हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों से क्या है, पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर, तो इनको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे ये ऐसे कंपाउंड जो कि क्या होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड या फिर मेटेलिक हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, विच कंबाइंस विद एसिड टू फॉर्म ए सॉल्ट एंड वाटर, और जो क्या करते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन करने का काम करते हैं। जैसे कि कॉपर ऑक्साइड क्या है, बेस है, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कॉपर क्लोराइड, और वाटर क्या होगा, यहाँ पर फॉर्म होगा। तो इसका मतलब ऐसे बेस या मेटेलिक ऑक्साइड्स या मेटेलिक हाइड्रोक्साइड जो क्या करते हैं, जो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस, जब हम एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे इसकी तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, सोडियम क्लोराइड, और वाटर की फॉर्मेशन क्या है, आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। ऐसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट, और वाटर की फॉर्मेशन क्या है, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज एल्कलिस। एक क्वेश्चन आया था यहाँ से भी, एल्कलिस की प्रॉपर्टीज पूछी गई थी, तो एल्कलिस के बारे में आपको बताते हुआ चलूं कि ऐसे बेसिस जो कंप्लीटली क्या होते हैं, वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। ऐसे बेस जो वाटर में कंप्लीट डिजोल्व हो जाते हैं उनको एल्कलिस कहा जाता है। जैसे कि पोटासियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये कंप्लीटली क्या होते हैं, वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। लेकिन सारे के सारे जो एल्कलिस है ना, वो बेस होते हैं, लेकिन सारे के सारे बेसिस कभी भी एल्कलिस नहीं कहलाते। ये बिल्कुल कान खोलकर सुन लें सभी के सभी, कि सारे के सारे एल्कलिस बेसिस होते हैं, लेकिन सभी बेसिस क्या नहीं होते हैं, एल्कलिस नहीं होते हैं। जैसे कि फेरस हाइड्रोक्साइड और क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, बेस तो है लेकिन एल्कली नहीं है। क्यों? क्योंकि वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। अब हम चर्चा करेंगे यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस की। तो हम सबसे पहले क्लासिफाई करेंगे बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के आधार पर। तो भैया जैसे स्ट्रॉन्ग एल्कलिस है, वीक एल्कलिस है, तो स्ट्रॉन्ग एल्कलिस या फिर स्ट्रॉन्ग बेस की अगर मैं बात करूं तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट क्या हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, और ये फॉर्म करते हैं, ये क्या कहलाएंगे, स्ट्रॉन्ग एल्कलिस और बेसिस कहलाते हैं। तो मैंने क्या कहा, मेरे कहने का मतलब है कि वो बेस, वो एल्कलिस जो कंप्लीटली एक्वस सॉल्यूशन में क्या होते हैं, आयनाइज हो जाते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग एल्कलिस या फिर बेसिस कहा जाता है। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन क्या हो जाएंगे, फॉर्म हो जाएंगे, तो मतलब कंप्लीट आयनाइजेशन आपको देखने को मिलेगी। ऐसे पोटासियम हाइड्रोक्साइड है, तो पोटासियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन कंप्लीटली क्या है, आयनाइज आपको देखने को मिलेगा। ऐसे बैरियम हाइड्रोक्साइड, ये बैरियम आयन मतलब आयन और हाइड्रोक्साइड आयन क्या होंगे, यहाँ पे फॉर्म होंगे। तो इसका मतलब ये कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, आयनाइज हो सकते हैं। तो इसलिए एग्जांपल याद रखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड और बैरियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग एल्कलीज कहलाते हैं। ऐसे ही वीक एल्कलीज क्या होते हैं, तो ये कहा जाता है कि ऐसे बेसिस जो कि पार्शियली आयनाइज होते हैं,
जो क्या होते हैं, पार्शियली आयोनाइज होते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन, तो उनको वीक एल्कलीस या फिर वीक बेस कहा जाता है। जैसे कि आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब ये एल्कलीस फॉर्म में है तो इसका मतलब ये कैल्शियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, लेकिन पार्शियली क्या होते हैं, ये आयनाइज होते हैं। ऐसी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की अगर मैं बात करूं तो एक्वस सॉल्यूशन में ये मैग्नीशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की फॉर्म में क्या होते हैं, ये टूटते हैं, लेकिन पार्शियली क्या होते हैं, आयनाइज हो जाते हैं। तो याद रखेंगे यहाँ पर वीक एल्कलीस की बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, आपको एग्जाम्पल याद करना होगा। अब बारी आती है यहाँ पर कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसेंट्रेशन। अगर मैं कंसेंट्रेशन के आधार पर यहाँ पर आपको बताता हुआ चलूं तो कंसेंट्रेटेड बेस, जिसको हम कंसेंट्रेटेड एल्कली भी कह सकते हैं, और एक है डाइल्यूट एसिड, है ना, डाइल्यूट बेस हम बोलेंगे, यहाँ पर क्या बोलेंगे, डाइल्यूट एसिड नहीं बोलेंगे, यहाँ पर क्या बोला जाएगा, बेस कहा जाएगा, डाइल्यूट बेस। तो कैसे याद करना है, तो मैंने कहा कि ऐसे बेस या ऐसे एल्कलीस जो कि बहुत ही उनके अंदर कम मात्रा में क्या होता है, वाटर की कंसेंट्रेशन आपको देखने को मिले, तो उनको कंसेंट्रेटेड बेस कहा जाता है या एल्कलीस कहा जाता है। और डाइल्यूट बेस किसको कहा जाएगा, जिसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या है, वाटर देखने को मिलता है, उसको डाइल्यूट बेस या फिर एल्कलीस के नाम से हम जानते हैं। तो याद रखिएगा, ऐसे ही एसिड के बारे में बताया था मैंने, और इसी प्रकार से आपको बेस देखने को मिलेगा। तो डाइल्यूट बेस क्या होते हैं कि जिनके अंदर वाटर की अमाउंट क्या होती है ज्यादा और बेस की अमाउंट क्या होती है कम, तो उसको हम डाइल्यूट बेस कहते हैं। और कंसेंट्रेटेड बेस का मतलब है जहां वाटर की कंसेंट्रेशन तो क्या होती है, बहुत ही ज्यादा, मतलब वाटर की कंसेंट्रेशन तो बहुत ही कम होती है, लेकिन बेस की कंसेंट्रेशन आपको बहुत ज्यादा क्या है वहां पर देखने को मिलती है। तो ये भी आपको क्या होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। अगला आता है कि अगर हम क्लासिफिकेशन करें यहाँ पर बेसिस ऑफ देयर एसिडिटी, एसिडिटी के आधार पर अगर हम देखें तो आप देखेंगे एसिडिटी ऑफ ए बेस इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ ए हाइड्रोक्सिल आयंस प्रोड्यूस्ड बाय पर मॉलिक्यूल ऑफ ए बेस और एल्कली ऑन द कंप्लीट ऑक्सीडेशन इन वाटर। तो कहने का मतलब कि जो एसिडिटी है ना बेस की, तो वो डिटरमाइन हम कैसे करेंगे, जब ये क्या करते हैं, वाटर के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो इसमें कितनी अमाउंट में क्या है, आपको हाइड्रोक्सिल आयंस क्या है देखने को मिले। The number of hydrogen ions of an acid with a molecule of that alkali of a base react and water is known as acidity of an alkali or a base। तो आप देखें इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, जैसे कि मोनो एसिडिक बेस, मोनो एसिडिक बेस या फिर एल्कली कहा जाएगा। ऐसे बेस या ऐसे एल्कली जो कंप्लीट आयनाइज हो जाते हैं और एक हाइड्रोक्सिल आयन क्या करते हैं, सॉल्यूशन के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, तो उनको क्या कहा जाएगा, मोनोबेसिक कहा जाएगा या फिर मोनो एसिडिक बेस हम बोल सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, सिंगल हाइड्रोक्साइड आयन क्या है आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ऐसी पोटासियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो पोटासियम आयन और सिंगल हाइड्रोक्साइड आयन क्या है आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। डाई एसिडिक बेस की अगर हम बात करें या डाई बेसिस एल्कलीस की हम बात करें तो यहाँ ध्यान रखिएगा, कंप्लीट आयनाइजेशन होने पर दो हाइड्रोक्सिल आयन अगर आपको देखने को मिलते हैं एक्वस सॉल्यूशन, तो उसको डाई एसिडिक बेस कहा जाएगा। जैसे एग्जांपल मैं लूंगा यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ से कैल्शियम आयन बना और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन, तो कितने हाइड्रोक्साइड बने, यहाँ पर दो। ऐसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन क्या है आपको यहाँ देखने को मिल गया। तो आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई यहाँ पर, कि यहाँ पर एक चीज क्लियर है कि ऐसे बेस जो कंप्लीट आयोनाइज होते हैं और सिंगल हाइड्रोक्साइड आयन क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो उनको मोनो एसिडिक बेस कहा जाएगा। और जो दो हाइड्रोक्सिल आयन क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, तो उनको डाई एसिडिक बेस कहा जाएगा। अब डाई एसिडिक बेस की अगर हम बात करें तो इसमें एक और एग्जांपल आएगा फेरस हाइड्रोक्साइड FeOH वोल्टवाइज और कॉपर हाइड्रोक्साइड जिसको हम CuOH वोल्टवाइज के नाम से जानते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ से दो OH ग्रुप क्या है आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ कितने हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्म हुए, तो हम कहेंगे यहाँ पर दो हाइड्रोक्साइड आयन क्या होते हैं यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। तो एक तो चीज ये क्लियर हो जाएगी आपकी, ठीक है भाई। और उसके बाद अब हम देखेंगे ट्राई एसिडिक बेसिस भी होते हैं। तो ट्राई एसिडिक में आप समझ ही गए होंगे, जिसमें एक निकले तो मोनो एसिडिक, दो निकले हाइड्रोक्साइड आयन तो आप कहेंगे डाई बेसिक, और तीन निकल जाए तो क्या बोल देंगे हम उसको, ट्राई एसिडिक बेसिस के नाम से हम जानेंगे। जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH वोल्टराइज या फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH वोल्टराइज, तो यहाँ से 3OH आयंस क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। कितने आयन प्रोड्यूस होते हैं, 3OH आयन क्या होते हैं यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। तो इसलिए इसको हम ट्राई एसिडिक बेसिस के नाम से जानेंगे।
अगला है, अब आपको मैं बता दूं कि मैंने कहा था कि आपको प्रॉपर्टीज भी बताऊंगा, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे यहाँ पर एसिड की प्रॉपर्टी और बेसिस की प्रॉपर्टी देखने की। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एसिड की बता देता हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। टेस्ट कैसा होता है इनका, तो आप कहेंगे जी खट्टा होता है, सोर टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। फिजिकल स्टेट की बात करें तो कुछ एसिड सॉलिड फॉर्म में होते हैं और कुछ लिक्विड फॉर्म में भी आपको क्या है रूम टेम्परेचर के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ऐसे कौन कौन से एसिड हैं या ऐसे कौन कौन से बेसिस हैं जो सॉलिड, लिक्विड या फिर वोलेटाइल लिक्विड की फॉर्म में पाए जाते हैं। तो सॉलिड की फॉर्म में देखो ऑक्जेलिक एसिड, बोरिक एसिड, ठीक है, और लिक्विड फॉर्म में एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। और वहीं वोलेटाइल लिक्विड की फॉर्म में बात करें तो कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड क्या है आपका याद रखिएगा। ये वाला क्वेश्चन आपका बनेगा एग्जाम के अंदर और मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें से सॉलिड है तो ऑक्जेलिक एसिड, बोरिक एसिड याद कर लेना, फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। COOH वोल्ट ट्वाइस की अगर हम बात करें तो ऑक्जेलिक एसिड, बोरिक एसिड H3BO3 के नाम से हम जानते हैं, एसिटिक एसिड CH3COOH, फॉर्मिक एसिड HCOOH और वहीं सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 कहा जाता है, कार्बोनिक एसिड को H2CO3 जो कि वोलेटाइल लिक्विड कहलाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और नाइट्रिक एसिड HNO3। ये चीजें क्या है आपको यहाँ पर करेक्ट कर लेनी और याद कर लेनी। इसके अलावा इंडिकेटर का क्या इफेक्ट होगा जी, देखो इंडिकेटर आपको यहाँ पर दिखा रखा है कि ब्लू लिटमस पेपर ले लिया हमने, तो भैया ये एसिडिक मीडियम में क्या करेगा, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा, मतलब ब्लू कलर को रेड कलर में कन्वर्ट करने का यहाँ पर काम करेगा। वही मिथाइल ऑरेंज की अगर मैं बात करता हूँ, क्योंकि ये एसिड की बात हो रही है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो ये ऑरेंज को क्या करता है, पिंक की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, मतलब ऑरेंज से पिंक कलर क्या है आपको यहाँ देखने को मिलेगा। फिनोप्थेलिन ये कलरलेस हो जाएगा, टर्मरिक पेपर ये भी क्या हो जाएगा, रिमेन्स कलरलेस। तो ये चीजें आपको याद हो जानी चाहिए। इसके अलावा कार्बोनिक एसिड है जिसको H2CO3 कहेंगे, जो क्या करता है, ब्लू लिटमस को पिंक की फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है और इसलिए इसको वीक मिनरल एसिड के नाम से भी जानते हैं। कार्बोनिक एसिड को हम वीक मिनरल एसिड के नाम से जानते हैं, जो ब्लू लिटमस को पिंक कलर में क्या करता है, कन्वर्ट करने का काम करता है। याद रखना भाई, कार्बोनिक एसिड की बात हो रही है। इसके अलावा जो एसिड है वो क्या करते हैं, ब्लू से रेड में कन्वर्ट करने का काम करेंगे। लिटमस की बात करें तो ये वाटर सॉल्युबल पर्पल डाई होती है, जो कि हम लाइकन से क्या करते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और ये प्लांट मतलब थैलोफाइटा से बिलोंग करता है और कॉमनली हम क्या करते हैं, इसको एज ए इंडिकेटर के रूप में यूज करते हैं। पीएच रेंज अगर देख ली जाए तो 4.5 से 8.3 रूम टेम्परेचर के अंदर क्या है उसका, ये पीएच वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए। कितनी बताई मैंने, 4.5 टू 8.3। अब ये देखेंगे लास्ट में आज का, आज ये लास्ट हम फिजिकल प्रॉपर्टी देख रहे हैं भाई किसकी, एसिड की। उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एसिड की, फिर उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे बेस की, और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे बेस की। ठीक है भाई, तो सबसे पहले देख ले भाई इफेक्ट ऑफ स्किन। भाई जितने भी मिनरल एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड, वो कोरोसिव एक्शन करते हैं बेटा स्किन के ऊपर, और क्या करते हैं, पेनफुल, मतलब हमारे उस एरिया को बर्न कर देंगे, जला देंगे। एग्जाम्पल जैसे कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, ये क्या करता है, हमारी स्किन को बिल्कुल ब्लैक कलर कर देगा, मतलब जला देगा। और वहीं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये स्किन को येलो कलर में कन्वर्ट कर देती है, मतलब स्किन हमारी जल जाती है, येलो कलर की आपको क्या है देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें, सारे के सारे मिनरल एसिड क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी भी कौन से सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या है आपको देखने को मिलेगा। वहीं इलेक्ट्रोलाइसिस की सहायता से हम क्या करते हैं, इनको डिकम्पोज कराते हैं, और जब डिकम्पोज कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस कौन से उससे निकलती है, तो आप कहेंगे ये निकलती है सर कैथोड वाले पार्ट से, क्या है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये थे आज के आपके मतलब टॉपिक, और अब हम देखने जा रहे हैं इसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कल हमने शायद 6 क्वेश्चन कर लिए थे, और 6 क्वेश्चन करने के बाद आज हमारा यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है। आज हम कोशिश करेंगे 15 तक कर लें क्वेश्चन, टोटल 15 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। तो आप देखिए, ए सैंपल ऑफ सॉइल इज मिक्स्ड विद वाटर एंड अलाउड टू सेटल। हमने क्या किया है, सैंपल लिया है सॉइल का, हमने पानी के साथ उसको मिक्स किया और उसको सेटल होने के लिए छोड़ दिया। तो क्लियर जो सुपरनेटेंट जो सॉल्यूशन है ना, वो टर्न्स द पीएच पेपर येलोइश ऑरेंज, वो क्या कर रही है, येलोइश ऑरेंज में कन्वर्ट करने का काम कर रही है। और विच ऑफ द फॉलोइंग वुड चेंज द कलर ऑफ दिस पीएच पेपर टू ग्रीनिश ब्लू, और हमें करना क्या है, ग्रीनिश ब्लू करना है। तो हम उसके अंदर क्या डालें, तो याद करना, उसको एंटा एसिड डाला जाएगा। उसके अंदर क्या डाला जाएगा भाई, एंटा एसिड, तभी वो जो येलोइश ऑरेंज है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्रीनिश ब्लू के अंदर। तो वो क्या था, एसिड था। तो जब एसिड था तो हम इसके अंदर क्या डालेंगे, बेस डालेंगे, जिसको हम एंटा एसिड के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ।
तो एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है भाई, करेक्ट ऑर्डर बताना है आपको यहाँ पर। तो आपको बता देता हूँ कि वाटर का तो आपको न्यूट्रल की फॉर्म में देखने को मिलेगा, वाटर का तो 7 के लगभग रहेगा पीएच, फिर एसिटिक एसिड और फिर उसके बाद क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ के अनुसार, तो ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें, अगर हमने कुछ ड्रॉप डाल दी कंसंट्रेटेड एसिड की एक्सीडेंटली स्पिल्स ओवर द हैंड ऑफ ए स्टूडेंट, किसी बच्चे के हाथ के ऊपर गिर गया मान लीजिए, है ना कंसंट्रेटेड एसिड, तो हमें क्या करना चाहिए, तो व्हाट शुड बी डन, तो वॉश द हैंड विद सलाइन सॉल्यूशन, क्या वॉश द हैंड इमीडिएटली विद प्लेंटी ऑफ वाटर एंड अप्लाई ए पेस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर आफ्टर वॉशिंग विद प्लेंटी ऑफ वाटर अप्लाई सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन द हैंड, या न्यूट्रलाइज द एसिड विद ए स्ट्रॉन्ग एल्कली। तो आप बताइए क्या करेंगे भाई हम, तो सिंपल सी बात है, अगर एसिड गिर गया तो तुरंत उसको धोने का काम करें, मतलब इमीडिएटली हम क्या करेंगे वाटर के साथ उसको मतलब पानी से धोएंगे हाथ को और वहां पर पेस्ट लगा देंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की, ताकि वहां न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखने को आपको मिल जाए। अगर आपने मान लीजिए न्यूट्रलाइज करने के चक्कर में स्ट्रॉन्ग एल्कली और डाल दिया तो हाथ पूरी तरीके से जल जाएगा अच्छे तरीके से। ठीक है भाई। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट when added to acetic acid evolves a gas, which of the following statements are true about the gas evolved। तो आपको बताना है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जब हमने उसको एसिटिक एसिड के अंदर डाला तो वहां से गैस निकली, है ना, तो कौन सी बात यहाँ पर बिल्कुल सही है उस गैस के लिए, क्या वो लाइम वाटर को मिल्की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी, क्या एक्सटिंग्विशर ऑफ ए बर्निंग स्प्लिंटर के रूप में यूज करेंगे, क्या ये डिजोल्व करेगी क्या सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, क्या इसका ऑर्डर इट हैज ए पंजेंट ऑर्डर हो। तो मतलब ये कुछ आपको पॉइंट दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी बात बिल्कुल सही है। देखो पहली बात तो बिल्कुल सही, ऐसा क्यों है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी भाई, है ना, जब भी हम एसिटिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड की मतलब प्रोडक्शन होगी जो कि वाटर को मिल्की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, और इसका उपयोग आपको पता ही है कि एक्सटिंग्विशर के रूप में भी क्या करते हैं हम यूज करते हैं, ये बात भी क्लियर है। और याद रखिएगा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ क्या हो जाती है डिजोल्व हो जाती है। तो आपके साथ बताता हुआ चलो ये 10वें का कौन सा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब 11th क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, तो कॉमन सॉल्ट बिसाइड बीइंग यूज्ड इन अ किचन कैन आल्सो बी यूज्ड एज द रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग। भाई कॉमन सॉल्ट का यूज किया जाता है ना किचन में, लेकिन उसके अलावा उसका उपयोग और कहाँ किया जाता है, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, स्लेक लाइम। तो 11th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर देखो एक तो वॉशिंग सोडा के रूप में हो सकता है कि वॉशिंग सोडा बना सकते हैं, और एक हम बेकिंग पाउडर बना सकते हैं, ध्यान रखिए ब्लीचिंग पाउडर नहीं बना सकते, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा। और भैया इनके जो फॉर्मूले हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, ताकि ये भी पता रहे कि आप लोगों को वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा के जो फॉर्मूले हैं वो पता भी है या नहीं। लेकिन इसका जो आंसर रहेगा वो 11th का क्या रहेगा, बिल्कुल सी करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। 12th क्वेश्चन देखिएगा, तो which of the constituents of baking powder is a sodium hydrogen carbonate, the other constituents is। देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है कि जो बेकिंग पाउडर है ना वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और उसके अलावा कौन सा होगा, तो याद रखेंगे टार्टरिक एसिड होगा। कौन सा होगा भाई, टार्टरिक एसिड। ये कुछ क्वेश्चन है भाई जो बिल्कुल आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना, मल्टीपल टाइम एक बार इनको रिवाइज कीजिएगा और आपके एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे द टू प्रोटेक्ट टूथ डीके वी आर एडवाइज टू ब्रश अवर टीथ। सिंपल सी बात है, दांतों के अंदर एसिडिटी हो जाती है, तो सिंपल सी चीज है कि जो नेचर है टूथपेस्ट का वो कैसा होगा, तो अगर मान लीजिए कि जो बैक्टीरिया ने जब शुगर को डिकम्पोज किया तो वहां एसिड की कंसेंट्रेशन बढ़ गई हमारे माउथ के अंदर, तो बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, टूथ डीके होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, और जब ब्रश करते हैं तो ब्रश में क्या होता है, तो नेचर कैसा होता है उसका, बेसिक होता है। कैसा होता है भाई, बेसिक। Which of the following statement is correct about in aqueous solution of an acid and a base। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है एक्वस सॉल्यूशन में एसिड और बेस की। तो आपको बता देता हूं यहाँ पर कि अगर बात करें एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड ए बेस, कौन सी बात बिल्कुल यहाँ पर ठीक है। एसिड की अगर बात करें तो ये क्या होता है, पीएच इसका ज्यादा होता है कम होता है, भाई इसका पीएच क्या मिलेगा आपको, ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा, तो हम कहेंगे जी एसिड का जो पीएच होता है वो लो होता है। और बेस का आपको देखने को मिलेगा क्या, वीकर द बेस, वीकर द बेस मतलब बेस से कम। क्या ये है, क्या ये बात बिल्कुल सही रहेगी, तो आप कहेंगे ये तो बात बिल्कुल सही है। इसके अलावा हायर द पीएच, इसके अलावा क्या है, हायर द पीएच वीकर द एसिड, हायर द पीएच
वीकर द एसिड, मतलब पीएच जितना ज्यादा होगा उतना ही एसिड कमजोर, और जितना पीएच कम होगा उतना ही बेस क्या होगा, कमजोर होगा। तो इसका मतलब 14th क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अरे भैया ये कहना ये चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए जैसे पीएच पेपर है ना, तो बीच में 7 है और यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे क्या है 14, तो ये आपको ये बता रहे हैं कि भाई आपको करेक्ट बताना है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड और बेस। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं, सबसे पहले सेकंड को देखो, अगर मान लो मैंने पीएच बढ़ा दिया, पीएच क्या करती है, ज्यादा कर दिया, तो यहाँ पर एसिड की कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर वीक हो जाएगी। और अगर मैंने पीएच को क्या कर दिया, कम कर दिया, तो बेस क्या हो जाएगा, फिर वीक हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, यहाँ पर वीक हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये याद करना। लास्ट क्वेश्चन है भाई आज का, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, द पीएच ऑफ द गैस्ट्रिक जूस रिलीज ड्यूरिंग द डाइजेशन इज। तो गैस्ट्रिक जूस में जो पीएच है वो आपको बताना है कि कितना होता है, लेस देन 7, मोर देन 7, या फिर इक्वल टू 7, या फिर इक्वल टू 0। सभी बच्चे जानते हैं, और इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो क्या होगा, लेस देन 7। और ये भी बता देता हूँ, स्टमक के अंदर पाया जाता है 1.5 से लेकर 3.0 क्या होता है, पीएच होता है। तभी यहाँ पर पेप्सिन एंजाइम एक्टिवेट होगा और वो प्रोटीन को पेप्टोन्स और डाइपेप्टाइड की फॉर्म में तोड़ने का काम करेगा। तो बच्चों ये था आज का सेशन, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर ये क्वेश्चंस आपके लिए काफी हेल्पफुल है तो भी आप क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि और क्या क्या सुधार इसमें किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, आगे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।